आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने 10 एक्सपोर्टर प्रोसीजर्स के स्टेप्स को रीड कर लिया था और अच्छी तरह समझ लिया था। इस वीडियो में हम 11th स्टेप पढ़ेंगे, पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग से अपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर को प्रोसीड करेंगे। ओके, तो 11th स्टेप क्या है? पहले हमने क्या पढ़ा है 10 में कि रिजर्वेशन चाहिए शिपिंग स्पेस की। ओके, 11th को अब पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? द गुड्स आर देन प्रॉपरली पैक्ड। कैसे, क्या पढ़ रहे हैं? पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग। ठीक है, जब शिपिंग स्पेस मिल गई हमारे को, उसकी रिजर्वेशन हमने करा ली, तो उसके बाद जो गुड्स होते हैं उनको प्रॉपरली पैक्ड किया जाता है और साथ ही साथ मार्क विद नेसेसरी डिटेल, और साथ ही साथ जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं उनके साथ उन गुड्स को मार्क किया जाता है, जैसे कि उसका क्या नाम है, एड्रेस है किसका, इंपोर्टर का, ग्रॉस या नेट वेट क्या है, ठीक है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट क्या है। होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम आगे क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन क्या है, कंट्री के ओरिजिन्स क्या है, एक्सेट्रा। तो हमने क्या पढ़ा है शिपिंग स्पेस के बाद कि हमारे को क्या चाहिए बताइए। जैसे पढ़ा हमने पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग। पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग में हमने क्या पढ़ा कि नाम क्या है इंपोर्टर का, ठीक है, नाम प्लस एड्रेस किसका, इंपोर्टर का क्या है, ठीक है, ये हमारे को पता करना है। ठीक है, उसके डेस्टिनेशन क्या है ये भी हमने देखनी है। ठीक है, उसकी कंट्री के ओरिजिन क्या है ये भी हमने देखनी है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो रहा है। ओके, और सो ऑन, जितने भी हम ये कहें जो पैकेजिंग से रिलेटेड हो और साथ ही साथ फॉरवर्डिंग हो, ठीक है, इन चीज़ों को हमने क्या लिखना है, नेसेसरी डिटेल्स लिखनी है। उन इंपोर्ट जो इंपोर्टर जो है उसका नाम और एड्रेस, ठीक है, जो हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। द एक्सपोर्टर कैन देन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट। ठीक है, अब ये एक्सपोर्टर का क्या काम है कि वो अरेंजमेंट्स करे क्या कि जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट हो सके उनके पोर्ट तक। ठीक है, उसके लिए उन्होंने पहली प्री शिपिंग स्पेस का बात हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या मांगा था, प्री शिपमेंट एक्सपेंसेस लिए थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस ली थी। होप आपको क्लियर है। ऑन लोडिंग सच गुड्स इनटू द रेलवे वैगन, ठीक है, अगर वो रेलवे से कोई शिपमेंट कर रहा है, ये कहें कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, द रेलवे अथॉरिटी इशू द रेलवे रिसिप्ट। ठीक है, अगर आपने कोई भी शिपमेंट करी है, ये कह सकते हैं कुछ भी चीज़ों को फॉरवर्ड करा रेलवे के थ्रू, ठीक है, रेलवे के थ्रू किया तो रेलवे रिसिप्ट मिलेगी आपको। ठीक है, रेलवे क्या देगी, रिसिप्ट देगी कि इतने गुड्स जो है आपको जो आपने दिए वो गुड्स डिलीवर हो गए हैं। वी सर्व एज ए टाइटल ऑफ गुड, और रेलवे जो रिसिप्ट है वो क्या हो रहा है, वो टाइटल बता रहा है किसका, जो गुड्स हैं। ठीक है, तो रेलवे रिसिप्ट क्या है, टाइटल ऑफ गुड्स है। ठीक है, एक्सपोर्टर एंडोर्स द रेलवे रिसिप्ट इन फेवर ऑफ हिज एजेंट टू एनेबल हिम टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द पोर्ट ऑफ द शिपमेंट। ठीक है, रेलवे ने रेलवे रिसिप्ट दी, किसको दी है बताइए, एक्सपोर्टर को दी थी। ठीक है, एक्सपोर्टर जो ये रेलवे रिसिप्ट है उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। क्या कर देगा, ये रेलवे रिसिप्ट रेलवे से लेके फॉरवर्ड कर देगा किसको, अपने एजेंट को, ताकि जो गुड्स हैं वो आगे पोर्ट तक शिप हो सके। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, अब 12th स्टेप देख लेते हैं। यस, 12th स्टेप में क्या लिखा है, इंश्योरेंस ऑफ गुड। ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स में क्या लिखा है एक बारी पढ़ें। इंश्योरेंस ऑफ गुड में पढ़ा है कि जो एक्सपोर्टर होता है देन गेट्स गुड इंश्योर्ड विद एन इंश्योरेंस कंपनी। हमें पता है कि एजेंट ने क्या किया, गुड्स को शिप कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब किसका काम आ जाता है, तो एक्सपोर्टर का काम आ जाता है। क्या करता है एक्सपोर्टर, गुड्स को इंश्योर करा देता है किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉसेस। अगर जो शिपमेंट हुई है, ठीक है, उसमें अगर कोई लॉस हुआ, ठीक है, कोई डैमेज हुआ गुड्स को, तो इंश्योरेंस कंपनी इसका क्या दे देगी, क्लेम दे देगी। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया। ओके, पढ़ें अब इसको, क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में। ड्यू टू द परल्स ऑफ द सी ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ठीक है, सी में कई बार क्या हो जाता है कि शिपमेंट की वजह से खराब हो जाती है, बहुत सारे फिशेस हो जाते हैं, अगर शिप हमारी मुड़ गई तो क्या हो जाता है, पानी से खराब हो गया। ठीक है, ये हो सकता है कि जो शिपमेंट में शिप खराब होने के अलावा कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो खराब हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी किसको देगी क्लेम बताइए, एजेंट को। एजेंट कौन है, एक्सपोर्टर ही है जो, ठीक है, जो एजेंट है वो एक्सपोर्टर ही तो है, क्योंकि वो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे तो शिपमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी किसको देगी, अल्टीमेटली एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर जो एजेंट का जो अमाउंट होगा बीच में उसको वो पे कर देगा। ओके, अब 13 पॉइंट देख लेते हैं। 13 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस में क्या आ जाता है, जो गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम बिफोर दीज कैन बी लोडेड टू शिप। ठीक है, अब क्या है कि जब आप शिप पे लोड कर रहे हो उससे पहले वो जो गुड्स होते हैं उसको क्लियर होना होता है किससे, कस्टम से। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग कस्टम क्लियरेंस द एक्सपोर्टर प्रिपेयर शिपिंग बिल। ठीक है,
क्या हो जाता है कि जितने भी एक कस्टम क्लियरेंस होनी होती है, एक्सपोर्टर क्या बना देता है बताइए, शिपिंग बिल को बना देता है। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, एक एक स्टेप पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हर स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉर ऑब्टेनिंग कस्टम क्लियरेंस, जो कस्टम क्लियरेंस के लिए जो एक्सपोर्टर क्या होता है बताइए, शिपिंग बिल को इशू कर देता है, या ये कर देता है शिपिंग बिल को प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस के लिए। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, शिपिंग बिल क्या होता है, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच कस्टम ऑफिस गिव्स द परमिशन फॉर द एक्सपोर्ट। अब शिपिंग बिल क्या है बताइए, शिपिंग बिल एक डॉक्यूमेंट है, क्या है, एक मेन डॉक्यूमेंट है, जिसके बेसिस पे जो कस्टम ऑफिस क्या देता है, परमिशन देता है कि आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो हमें ये पसंद आ गया, या ये कहें कि एक्सपोर्टर जो होता है वो क्या करता है, कस्टम क्लियरेंस के लिए प्रिपेयर करता है कस्टम बिल को। कस्टम बिल से हमें क्या समझ में आया कि वो एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कस्टम जो ऑफिस होता है वो हमें परमिशन दे रहा है कि हम एक्सपोर्ट कर पाए। ओके, आगे देख लेते हैं। शिपिंग बिल कंटेन्स पर्टिकुलरली गुड्स हैज बीन एक्सपोर्टेड, द नेम ऑफ द वेसल, द पोर्ट एट विच द गुड्स आर बीन डिस्चार्ज। ठीक है, और कंट्री ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन, एक्सपोर्टर नेम एंड एड्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, हमें क्या समझ में आया अभी तक बताइए, कि एक्सपोर्टर जो होता है वो कस्टम क्लियरेंस के लिए शिपिंग बिल देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट हो सके। अब शिपिंग बिल में क्या क्या हमने इंक्लूड किया बताइए, कितने गुड्स हैं जो डिस्चार्ज हुए हैं, ये कह सकते हैं हमारे गुड्स के पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स। होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ नेम ऑफ वेसल, ठीक है, कौन सी शिप से जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या पे कर रहा है बताइए जो पोर्ट का नाम जहाँ पे गुड्स जो है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, पोर्ट गुड डिस्चार्ज। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बता रहा है कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है बताइए, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है एक्सपोर्ट की। और मेनली वो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो अपना एक्सपोर्टर का नाम, मतलब खुद का नाम भी बताएगा। ठीक है, उसका भी एड्रेस बताएगा, और हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, आगे देखें क्या लिखा है। 5 कॉपीज ऑफ शिपिंग बिल अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड टू द कस्टमर अप्रेजल एज अ कस्टम हाउस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 कॉपीज, ये तो हमें पता है कि शिपिंग बिल में इशू क्या करे, पर्टिकुलर गुड्स, नेम ऑफ वेसल, पोर्ट्स, और साथ ही साथ एक्सपोर्टर का नाम और बाकी सब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 कॉपीज, 5 कॉपीज आपको देनी है किसको, शिपिंग बिल को। ठीक है, अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए 5 कॉपीज किसकी, शिपिंग बिल की। ठीक है, आपको सबमिट करानी है, और साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंट इसके नीचे जो लिखे गए हैं उनको साथ में सबमिट कराना है किसको, कस्टम अप्रेजल को, वो भी कस्टम हाउस में। किसको कराना है, कस्टमर अप्रेजल को और कस्टम हाउस में। हमें शिपिंग बिल पता है कि शिपिंग बिल में क्या क्या इंक्लूड होता है, पोर्ट जो गुड्स डिस्चार्ज होंगे, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, उसके पर्टिकुलर्स क्या है गुड्स के, नेम ऑफ वेसल क्या है, एक्सपोर्टर का नाम क्या है, ठीक है, एक्सपोर्टर का एड्रेस क्या है, और बाकी सब चीज़ें। ठीक है, ये 5 चीज़ें, ठीक है, या ये कहीं शिपिंग बिल को 5 कॉपीज इसकी, और साथ ही साथ जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो नीचे दे रखे हैं वो किसको सबमिट कराने, कस्टमर अप्रेजल एट कस्टम हाउस। ठीक है, क्या क्या करना है पहले बताइए। पहले है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर। क्या करना है, एक्सपोर्ट का क्या कॉन्ट्रैक्ट है और उसके क्या एक्सपोर्ट ऑर्डर है। ठीक है, फिर हमारे को पढ़ना है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, फिर हमारा कमर्शियल इनवॉइस क्या है। ठीक है, पहला क्या है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिर आ रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर आ रहा है कमर्शियल इनवॉइस। ठीक है, फिर आ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, साथ साथ कौन कौन सा ओरिजिन है सर्टिफिकेट का, ठीक है, वो भी देना है। और साथ ही साथ सर्टिफिकेट देना है किसका, इंस्पेक्शन का, जब नेसेसरी होगा। और साथ ही साथ मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। हमें पता है कि हमारे को कस्टमर क्लियरेंस के लिए हमारे को शिपिंग बिल को इश्यू करना है एक्सपोर्टर को, और साथ ही साथ 5 कॉपी शिपिंग बिल के, और वो भी फर्दर डॉक्यूमेंट जैसे कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपोर्ट ऑर्डर या लेटर ऑफ क्रेडिट या एक कमर्शियल इनवॉइस या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, या ये कह सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी, हमें किसको देनी है, कस्टम अप्रेजल को, वो भी कस्टम हाउस पे। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यस, आगे लिखा हुआ है आफ्टर सबमिशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने के बाद द सुप्रीडेंट ऑफ द कंसर्न पोर्ट ट्रस्ट इज अप्रोच फॉर ऑब्टेनिंग अ कार्टरिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी हमने क्या करा था, शिपिंग बिल। ठीक है, शिपिंग बिल को हमारे को क्या करना था, कस्टमर अप्रेजल को विद डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कराना था। ठीक है, इसके सबमिट कराने के बाद जो सुप्रीडेंट होता है, कौन हो रहा है सुप्रीडेंट, वो अप्रोच करता है किसको, पोर्ट को। किसको अप्रोच कर रहा है, पोर्ट को या पोर्ट की ट्रस्ट को। ठीक है, किस लिए कर रहा है, ताकि वो कैटरिंग ऑर्डर को ले सके। कार्टिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं या कैटरिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है बताइए। कार्टिंग ऑर्डर एक इंस्ट्रक्शन होती है, क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है
किसको? स्टाफ को। कार्टिंग ऑर्डर क्या होती है? एक इंस्ट्रक्शन होती है, किसको? स्टाफ को होती है जो गेट ऑफ द पोर्ट पे होते हैं, ठीक है। कार्टिंग ऑर्डर क्या होती है? एक इंस्ट्रक्शन होती है, किसको? स्टाफ को। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। जो गेट होते हैं किसके? पोर्ट पे, वो परमिट कराते हैं कि एंट्री ऑफ कार्गो इनसाइड द डॉक, ठीक है, जो कार्गो होता है वो अंदर आ सके या नहीं। After obtaining the carting order, the cargo is physically moved into the port area and stored in an appropriate shed. ठीक है, जब हमारे को कार्टिंग ऑर्डर मिल जाता है तो जो हमारा गुड्स होते हैं फिजिकली जो मूव करते हैं पोर्ट के अंदर और उनको स्टोर कर देते हैं एप्रोप्रिएट हेड में। Since the exporter cannot make himself or herself available all the time for the performing these formalities, these charges are entrusted to an agent. इसलिए अगर एक्सपोर्टर सारा टाइम ये तो नहीं हो सकता कि वो खड़ा रहे और देखे कि जो गुड्स हैं वो फिजिकली मूव हुए हैं पोर्ट के अंदर और स्टोर हुए हैं एप्रोप्रिएट शेड में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर है। तो वो क्या करता है एक्सपोर्टर होता है, वो अपने एजेंट को अपने बिहाफ पे ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, देखने के लिए पैसे दे देता है और ये उसकी ड्यूटी कर देता है कि ये जो गुड्स हैं वो पोर्ट एरिया में जाएं। और उसको हम क्या रेफर कर देते हैं? उस एजेंट को बताइए, उसको रेफर करते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग कस्टम एजेंट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट, या हम कहते देते हैं CF एजेंट। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को वो काम दे देता है कि जो भी ये प्रोसीजर हो रहे हैं वो इसको देख सके। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, अब हम 14th पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। 14th पॉइंट कह सकते हैं या 14th स्टेप कह सकते हैं कि इसमें प्रोसीजर में जो है एक्सपोर्ट का, इसमें लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट, ठीक है। ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट क्या है? जब CFN एजेंट क्या देख लेगा कि जो गुड्स हैं वो पोर्ट एरिया के बाद आ गए तो उसके बाद हमने ऑब्टेन करना है मेट रिसिप्ट, ठीक है। मेट रिसिप्ट क्या होता है? पढ़े। द गुड्स आर देन लोडेड ऑन द बोर्ड शिप फॉर विच द मेट और द कैप्टन ऑफ द इशू मेट रिसिप्ट ऑफ द पोर्ट सुप्रिटेंडेंट, ठीक है। तो हमने देखा जब हमारे पोर्ट एरिया पे आ गया, ठीक है, CFN एजेंट ने देख लिया था, उसके बाद जब जो गुड्स होंगे वो लोडेड होंगे। क्या होंगे? जो गुड्स वो लोड होंगे, ठीक है। लोड किस पे होंगे बताइए? बोर्ड पे लोड होंगे, ठीक है। फॉर विच द मेट या कैप्टन, जो शिप का होगा, बोर्ड या ये कह सकते हैं शिप, ठीक है। जो शिप होगा या बोर्ड होगा उसका जो कैप्टन होगा, कौन होगा? कैप्टन, ठीक है। कैप्टन भी कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं मेट, वो इशू करेगा क्या? मेट रिसिप्ट को, ठीक है। क्या इशू करेगा बताइए? वो इशू करेगा मेट रिसिप्ट को, ठीक है। अब मेट रिसिप्ट इज अ रिसिप्ट इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेट रिसिप्ट होता है वो कौन कर रहा है? कैप्टन इशू कर रहा है, ठीक है। तो जो मेट रिसिप्ट है वो रिसिप्ट क्या इशू करता है? कमांडिंग ऑफिसर इशू करता है। किसका? शिप का इशू करता है। जब कार्गो इज लोडेड ऑन द बोर्ड, जब सामान लोडेड हो जाता है किस पे? बोर्ड पे, और साथ ही साथ वो कंटेन करे क्या? इंफॉर्मेशन किसकी? अबाउट द नेम ऑफ द वेसल, बेरेथ, डेट ऑफ द शिपमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेजेस, मार्क्स, नंबर्स, कंडीशन ऑफ द कार्गो एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑन द बोर्ड शिप एक्सेट्रा। तो यहाँ पे यही चीजें लिख रखी हैं कि जो कैप्टन होगा वो मेट रिसिप्ट देगा। मेट रिसिप्ट में क्या क्या बताएगा बताइए? वो बताएगा कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो बताएगा जानकारी, ठीक है। किसकी? कि वेसल का नाम क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं वेसल नेम, ठीक है। साथ ही साथ डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, ओके, डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो पैकेजेस हैं, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेजेस हैं, ये भी बताएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बताएगा कि कौन से पैकेजेस हुए हैं, ठीक है। मार्क्स बताएगा, नंबर्स बताएगा, साथ ही साथ कंडीशन बताएगा किसकी? कार्गो की, जो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट किस पे है? बोर्ड पे या शिप्स पे। होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। द पोर्ट सुप्रीडेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द पोर्ट ड्यूज, जो पोर्ट ये कह सकते हैं सुप्रीडेंट होता है पोर्ट का, वो रिसिप्ट कर लेता है पोर्ट ड्यूज को और साथ ही साथ हैंड ओवर कर देता है क्या? मेट रिसिप्ट को, CFN एजेंट को, ठीक है। जो पोर्ट सुप्रीडेंट होता है अगर कोई ड्यूज है तो वो रिसिप्ट ले लेता है, ठीक है, कोई भी ड्यूज के किससे? CFN एजेंट से, और साथ ही साथ उसको क्या दे देता है? मेट रिसिप्ट दे देता है। यहाँ तक हमें पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं 15 पॉइंट, या ये कहीं 15 प्रोसीजर में क्या कौन सा स्टेप आ जाता है, ठीक है। तो आ रहा है पेमेंट ऑफ फ्राइट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लैडिंग। इसका क्या मतलब हुआ? जो CFN एजेंट होता है वो सरेंडर कर देता है क्या? मेट रिसिप्ट को, किसको? शिपिंग कंपनी को। क्यों? क्योंकि कंप्यूटेशन ऑफ फ्राइट होता है, ठीक है। मेट रिसिप्ट अब CFN एजेंट किसको देगा बताइए? देखिए, हमने देखा है जो कैप्टन होता है वो मेट रिसिप्ट करता है, हाँ जी। मेट रिसिप्ट किसको दे देता है? CNF एजेंट को, ठीक है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को, ठीक है। अब मेट रिसिप्ट उसको मिल गई, उसके बाद क्या होगा? जो मेट रिसिप्ट होगा वो किसको दे देगा? शिपिंग कंपनी को। किसको दे देगा? शिपिंग कंपनी को, ताकि वो जो उस पे फ्राइट है या जो उनसे भी चार्जेस हैं उसको वो कंप्यूट कर सके, ठीक है। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ फ्राइट, ठीक है, जब उसके बाद फ्राइट मिल गया, द
शिपिंग कंपनी इश्यूज अ बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है। ये किसको दे रहा है? सीएफएन एजेंट, बताइए, मेट रिसिप्ट इसको दे रहा है ना। क्यों दे रहा है? ताकि जो शिपिंग कंपनी है वो कंप्यूट कर सके, क्या कर सके? कंप्यूट कर सके कि फ्राइट के चार्जेस क्या है, ठीक है। शिपिंग कंपनी ने कंप्यूट कर लिए फ्राइट के चार्जेस, अब वो रिटर्न में क्या दे रही है सीएफएन एजेंट को? बताइए, वो दे रही है बिल ऑफ लैडिंग। तो ये क्या दे रही है? बिल ऑफ लैडिंग। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग सर्व एज एन एविडेंस, ये क्या कर रहा है? एक सर्व कर रहा है एक एविडेंस जो शिपिंग कंपनी ने क्या किया है? एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग क्या बता रहा है? कि एक एविडेंस है कि शिपिंग कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है क्या? गुड्स को जो कैरी कर रहे हैं किसके? डेस्टिनेशन प्लेस पे। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी। आगे देख लेते हैं। इन अ केस द गुड्स आर बीन सेंट बाय एयर, अगर गुड्स जो है सेंट हुए हैं एयर से तो डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? एयरवे बिल, ठीक है। और अगर वो रेलवे से हुए हैं तो उसका नाम क्या होगा? बिल ऑफ लैडिंग। होप आपको क्लियर हो गया? ओके। अब 16 पॉइंट देख लेते हैं, या 16 स्टेप देख लेते हैं। यस, 16 स्टेप में क्या दे रखा है? प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। क्या दे रखा है? प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, ठीक है। आफ्टर सेंडिंग द गुड्स एट इनवॉइस ऑफ द डिस्पैच गुड्स इज प्रिपेयर, जब गुड्स को हमने सेंड कर दिया बाहर, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है? एक इनवॉइस आ जाता है जो डिस्पैच के तरीके से प्रिपेयर हुआ होता है, ठीक है। जो इनवॉइस होता है वो स्टेट क्या करता है? गुड्स जो सेंड करे हैं और अमाउंट जो पे करा है इंपोर्टर ने, ठीक है। हमें पता है कि हमारी एक जो है वो इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, और ये एक हमारी यूएसए है, ठीक है। ए क्या है? बताइए, इंडिया, ठीक है। इंडिया में हमारी कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, वो किसको दे रही है? यूएसए में जो कंपनी है बी लिमिटेड को, ठीक है। अब क्या हो रहा है? जब गुड्स डिस्पैच हो गए, ठीक है, गुड्स क्या हो गए? डिस्पैच हो गए, किसको? दूसरी कंट्री में, तो जो गुड्स डिस्पैच हुए हैं उसी के बेसिस पे क्या बनता है? इनवॉइस बनता है। क्या बनता है? इनवॉइस बनता है। और जो इनवॉइस होता है वो क्या रेफर कर रहा है? बताइए, वो बता रहा है कि क्वांटिटीज ऑफ गुड्स कितने सेंड हुए हैं, क्वांटिटीज ऑफ गुड्स सेंड, ठीक है, कितने गुड्स को हमने सेंड किया है। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टर कौन है? यूएसए, ठीक है, इम्पोर्टर ने कितने अमाउंट को पे किया है, अमाउंट पेड। होप आपको क्लियर है? ओके, आगे देख लेते हैं। सीएफएन एजेंट गेट्स द ड्यूटी अटेस्टेड बाय द कस्टम, और जो सीएफएन एजेंट होता है वो क्या किससे अटेस्ट कर लेता है? बताइए, कस्टम से अटेस्ट करवा लेता है, ठीक है। अब हम पॉइंट देख रहे हैं, कौन सा है? 18th, ठीक है। कौन सा स्टेप है? बताइए हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीजर में 18th। ओके, सिक्योरिंग पेमेंट, ठीक है। सिक्योरिंग पेमेंट में हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में क्या पढ़ना है? बताइए। आफ्टर द शिपमेंट ऑफ गुड्स द एक्सपोर्टर इन्फॉर्म्स द इंपोर्टर अबाउट द शिपमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। जब शिपमेंट हो जाती है गुड्स की तो एक्सपोर्टर क्या बता देता है इंपोर्टर को? कि आपका जो गुड है उसको हमने शिप कर दिया है, ठीक है। द इंपोर्टर नीड्स वेरियस डॉक्यूमेंट टू क्लेम द टाइटल ऑफ द गुड्स ऑन देयर अराइवल एट द कंट्री, तो जो इंपोर्टर होता है उसको वेरियस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है ताकि वो क्लेम कर सके गुड्स को किस में? अपनी कंट्री में, कि हाँ ये गुड्स अराइव हुए हैं, और साथ ही साथ उन गेटिंग देम कस्टम क्लियर, और साथ ही साथ कस्टम की क्लियरेंस के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा? जब हमने गुड्स को इंपोर्ट कर दिया, सॉरी एक्सपोर्ट कर दिया, किसको? यूएसए को, तो जो यूएसए का जो बंदा होगा वो क्या मांगेगा? वेरियस डॉक्यूमेंट्स को मांगेगा। क्या मांगेगा? डॉक्यूमेंट्स को मांगेगा। क्यों मांगेगा? क्योंकि वो उसको क्लेम कराएगा कि गुड्स के टाइटल को, क्या क्लेम कराएगा? टाइटल किसका? गुड्स का। और साथ ही साथ प्लस उसको क्या मिलेगा? कस्टम क्लियरेंस मिलेगी अपनी कंट्री से, ठीक है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। यस, द डॉक्यूमेंट दैट आर नीडेड इन द कनेक्शन इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये इंडिया था, यहाँ से गुड्स गए, उसके बाद उसने क्या मांगे? सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो क्लेम कर सके और साथ ही साथ कस्टम क्लियरेंस कर सके। अब ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? ये भी चीजें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इंक्लूड क्या कर रहा है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, तो हम ये कह सकते हैं इनवॉइस कॉपी, ठीक है। इनवॉइस कॉपी जो वो है क्या? सर्टिफाइड हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ उनको क्या चाहिए होता है? बिल ऑफ लैडिंग चाहिए होता है, अगर जो गुड्स हैं, ठीक है, वो दिए गए हैं किससे? शिप से, ठीक है। पैकेजिंग लिस्ट है, ओके, पैकेजिंग लिस्ट भी चाहिए होती है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई ली गई है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर कोई लेता है इंश्योरेंस पॉलिसी अगर शिपमेंट हो रही हो, ठीक है। सर्टिफाइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सर्टिफाइड की ओरिजिन किस लिए चाहिए होता है? बताइए, कि जो गुड्स आ रहे हैं वो पर्टिकुलरली उस कंट्री पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट। होप आपको क्लियर हो गया? ओके, अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या आप में लिख रखा है। डॉक्यूमेंट दैट आर नीडेड कौन से होते हैं? जो कनेक्शन से इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सर्टिफाइड कॉपी होती है, बिल ऑफ लैडिंग होती है, पैकेजिंग लिस्ट होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, सर्टिफाई ऑफ ओरिजिन होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके,
आगे पढ़ लेते हैं। द एक्सपोर्टर नीड दी डॉक्यूमेंट थ्रू हिज और हर बैंकर विद द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो एक्सपोर्टर होता है वो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देता है। ठीक है, जो इंडिया का होगा ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहा है, सेंड कर, साथ ही साथ कौन से इंस्ट्रक्शन के साथ, एंड दीज मे बी डिलीवर्ड टू द इम्पोर्टर, और साथ ही साथ ये जो सारी चीजें होंगी वो इम्पोर्टर को डिलीवर हो जाएंगी आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्टेंस के बाद। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट विच इज सेंट अलॉन्ग विद द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने पढ़ा था इनवॉइस कॉपी, बिल ऑफ लेडिंग, पैकेजिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और साथ ही साथ लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके साथ हमारा एक मेन जो हो जाता है डॉक्यूमेंट सेंड होता है वो कौन सा होता है, बिल ऑफ लेडिंग, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट, ये अबव मेंशन डॉक्यूमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है इसके साथ इंक्लूडेड होता। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबमिशन ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द पेमेंट फ्रॉम द बैंक इज कॉल्ड नेगोशिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको हमारे को सबमिट करना होगा। ठीक है, सबमिशन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स को रेलिवेंट सबमिशन करने के बाद किसको, बैंक को, किस पर्पस के लिए होता है कि वो गेटिंग कर सके पेमेंट को, साथ ही साथ बैंक को, जिसे हम कहते हैं नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यस, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। अगर हम ये कहें बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसका क्या मीनिंग है, अगर आपसे पूछे कोई, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है। किसमें, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बात करें हम, बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या बात होती है। ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसके ऊपर लिखें बिल ऑफ एक्सचेंज इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर, लिखें इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हर जगह आप बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग ये नहीं लिख सकते हो। ठीक है, एक ऑर्डर होता है किसको, इंपोर्टर को, कि वो पे करे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन को और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को। होप आपको क्लियर हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक ऑर्डर होता है इंपोर्टर को कि वो पे कर सके सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, किसको, टू ऑर्डर अ सर्टेन पर्सन। ठीक है, एक पर्सन को, और टू द बेरियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो जो बेरियर है, जो बिल को झेलना है, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द साइट, साइट ड्राफ्ट, और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज कितने टाइप्स का होता है बताइए। बिल ऑफ एक्सचेंज टू टाइप्स का होता है, इसको हमने लिख रखा है। कौन सा होता है, साइट ड्राफ्ट। ठीक है, एक होता है साइट ड्राफ्ट, इसको हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द साइट। ठीक है, और या हम ये कह सकते हैं यूसेंस ड्राफ्ट। ठीक है, यूसेंस ड्राफ्ट, तो उसको हम कह सकते हैं जो बिल होता है वो अगेंस्ट एक्सेप्टेंस से मिलता है। ठीक है, साइड ड्राफ्ट मतलब कि जो एक्सेप्टेंस से नहीं, जिसको आपने देख लिया तो उससे आपको होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यूसेंस ऑफ ड्राफ्ट होता है जो होता है एक्सेप्टेंस के बाद, आपने एक्सेप्ट नहीं किया फिर भी कई बार बिल जो एक्सेप्टेड है वो है साइड ड्राफ्ट, लेकिन यूसेंस ऑफ ड्राफ्ट मतलब आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। ठीक है, अब इनको एक बार डिस्कशन दे रखा है। इन अ केस साइड ड्राफ्ट, अगर हम साइड ड्राफ्ट की बात करें तो वो क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट हैंडेड ओवर एंड इम्पोर्टेड ओनली अगेंस्ट द पेमेंट। ठीक है, साइड ऑफ ड्राफ्ट में हमने क्या पढ़ा बताइए। साइड ड्राफ्ट में कि जो गुड्स होते हैं, ठीक है, वो हैंडेड ओवर इम्पोर्टेड सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के बाद ही आपको वो गुड्स मिलेंगे। ठीक है, आपको इसमें पेमेंट करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, द मोमेंट इम्पोर्टर एग्रीज टू साइन द ड्राफ्ट। ठीक है, जिस मोमेंट में जो इम्पोर्टर होता है उसने एग्री किया कि वो साइन कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, साइन कर देगा, कौन, इम्पोर्टर। ठीक है, द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आर डिलीवर्ड, और साथ ही साथ रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी डिलीवर्ड हो जाते हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, इन द केस द यूसेंस ऑफ ड्राफ्ट, अब यूसेंस ऑफ ड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स आर डिलीवर्ड टू द इम्पोर्टर अगेंस्ट हिज और हर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर मेकिंग द पेमेंट एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड से 3 मंथ्स। ठीक है, अब आपको क्या मतलब हुआ, एक बारी डिफरेंस देख लेते हैं हम। यस, तो साइड ड्राफ्ट या एक्सेप्टेंस, तो ये हम कह सकते हैं यूसेंस ड्राफ्ट। ठीक है, साइड ड्राफ्ट में क्या होता है कि आपको पेमेंट करनी मैंडेटरी है। ठीक है, आपको पेमेंट के अलावा गुड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको साइन करने हैं वेरियस डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, साथ ही साथ क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, आप पेमेंट इसको बाद में कर सकते हैं, हाँ जी, पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। तो पेमेंट कैन बी डिलेड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पेमेंट कैन बी डिलेड। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, जो कैन बी डिलेड कब तक, जब तक आपने स्पेसिफाई कर रखा है कि हम पेमेंट तभी देंगे। ओके,
आगे पढ़े हैं क्या लिखा है कि ऑन रिसीविंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, जब बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव हो जाता है तो इम्पोर्टर रियलाइज कर देता है कि जो पेमेंट है वो केस आप ड्राफ्ट या जो एक्सेप्ट कर रहा है यूसेंस ड्राफ्ट को फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑन द मेच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो रिसीव कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज किसके, एक्सपोर्टर रिलीज कर देता है पेमेंट को इन अ केस जो साइड ड्राफ्ट के लिए होता है या एक्सेप्ट करते हैं क्या, यूसेंस ड्राफ्ट को। ठीक है, जो मेक करता है पेमेंट को किस पे, मेच्योरिटी पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड होती है। ठीक है, द एक्सपोर्टर बैंक रिसीव द पेमेंट थ्रू इम्पोर्टर्स बैंक। ठीक है, जो एक्सपोर्टर बैंक होता है वो रिसीव करता है पेमेंट को किससे, इम्पोर्टर बैंक को, और क्रेडिट कर देता है किसमें, एक्सपोर्टर के अकाउंट में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्टर जो बैंक होता है वो रिसीव करता है पेमेंट। ठीक है, और किसके थ्रू करता है वो रिसीव, इम्पोर्टर बैंक के थ्रू, और साथ ही साथ वो क्रेडिट किसको कर देता है, एक्सपोर्टर के अकाउंट में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। यस, द एक्सपोर्टर however need not wait for the payment till the release of the money by the importer। जो एक्सपोर्टर होता है उसको वेट नहीं करनी पड़ती कि जो पेमेंट हो वो रिलीज हो जाए मनी की किससे, इम्पोर्टर से। द एक्सपोर्टर ये कह सकते हैं कैन गेट इमीडिएट पेमेंट फॉर हिज और हर बैंक ऑन द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय साइनिंग अ लेटर ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट जरूरी इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो इम्पोर्टर होता है उसको इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है किससे, उसके बैंक से। ठीक है, जब वो सबमिट कर देता है क्या, एक डॉक्यूमेंट जो लेटर जो साइन होता है उसे हम कह देते हैं लेटर ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ तक हमें पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, by signing the letter of the exporter undertaking to identify the bank in the event of non-receipt payment from the exporter along with the accrued interest। ठीक है, जब वो साइन कर देता है एक्सपोर्टर को और अंडरटेक कर देता है कि टू आइडेंटिफाई, ठीक है, जो बैंक होता है इवन इन द नॉन रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। ठीक है, चाहे पेमेंट की रिसिप्ट हुई हो या नहीं हुई हो, तो इम्पोर्टर को एक्रूड इंटरेस्ट के साथ। ओके, आगे पढ़ें। हैविंग रिसीव द पेमेंट फॉर द एक्सपोर्टर नीड टू गेट द बैंक सर्टिफाइड फॉर द पेमेंट। जब पेमेंट रिसीव हो जाती है एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर का काम है कि वो बैंक से सर्टिफाई कर सके वो पेमेंट को। ठीक है, बैंक सर्टिफाई पेमेंट इज द सर्टिफिकेट। ठीक है, जो बैंक सर्टिफिकेट होता है ये पेमेंट का, वो एक सर्टिफिकेट होता है जो कहता है कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट, चाहे वो इंक्लूड करे बिल ऑफ एक्सचेंज, जो रिलेट करते हैं किसके, पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट से, और साथ ही साथ वो नेगोशिएटेड हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो बैंक सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है, एक, और पेमेंट का वो एक सर्टिफिकेट होता है जो कहता है कि जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो इंक्लूड करे बिल ऑफ एक्सचेंज, वो रिलेट करते हैं किससे, पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट से, और जो साथ ही साथ नेगोशिएटेड हुए हों। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, जो उनकी पेमेंट है वो भी रिसीव हुई हो, वो भी एक्सचेंज के अकॉर्डिंग किससे, वो अकॉर्डिंग किसके, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन से। ठीक है, अब नेगोशिएटेड के बीच में लिखा हुआ है इट इज प्रेजेंटेड टू इम्पोर्टर्स पेमेंट। ठीक है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है बताइए, इम्पोर्टर्स पेमेंट को। होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इंपोर्ट प्रोसीजर से अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।